अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव रहे। हम सोचते हैं कि शायद हमारा कंट्रीब्यूशन या रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली में हम सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी सोसाइटीज़ में, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपनी ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर। और जब हम सब ये फैसला कर लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे, अपने लिए अकाउंटेबल हम खुद होंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, अगर कहीं पे किसी की मदद कर सकते हैं तो किसी की मदद भी करें। छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस गो अलॉन्ग वे। अगर आप किसी एक शख्स के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हो सकता है वो किसी और के लिए करे और वो एक रिपल इफेक्ट सोसाइटी में क्रिएट कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट एक्चुअली में हो सकता है और वो सब आपसे शुरू हो सकता है। इसलिए हर सुबह उठें और कोशिश करें और ये फैसला करें कि दूसरों के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, अपनी सोसाइटी में जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसको पॉजिटिव रखेंगे। दिन का आगाज करेंगे एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, हमें चाहिए कि बड़ों का अदब किया करें और छोटों पे शफकत किया करें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता, वो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, फलैसा मिन्ना, हुज़ूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आज मुआशरे में बच्चों पे शफ़क़त भी ख़त्म हो गई, बड़ों का अदब भी ख़त्म हो गया। जिस मुआशरे में ये गुनाह आ जाता है वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने बड़ों का अदब करना सीख लीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्ल हिदायत पे चल पड़ेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करेंगे, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमेशा सुबह के वक्त अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और दिन का आगाज एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे ख्यालात के साथ करने की कोशिश करें ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा गुजरे। जो भी स्ट्रेसेस, प्रॉब्लम्स आपको दिन में एक्सपीरियंस करने पड़े, उनको भी हमेशा एक अच्छे एटीट्यूड के साथ डील करें। जब हम स्ट्रेस मोड में होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं, तो एक्चुअली में छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। किसी ने ट्रैफिक पे हॉर्न जोर से दे दिया तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए हमेशा सुबह के वक्त एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन का आगाज क्या करें। तो जी मैं कोशिश करूंगी कि वेदर के हवाले से बात कर लें। अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं, आज के दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स 37 डिग्रीज होंगी और कम से कम टेम्परेचर रीडिंग्स 23 डिग्रीज होंगी। यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 6 है। इसके अलावा अगर हम हवा की बात करते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, विजिबिलिटी 20 किलोमीटर है और ह्यूमिडिटी 49% है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो लाजमी तौर पर सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, अपने साथ कैरी करें थ्रू आउट द डे और कोशिश करें कि रीअप्लाई करते रहें। इवन तो गर्मी की शिद्दत, धूप की शिद्दत कंपैरेटिवली अगर हम पिछले कुछ महीनों में देखें उससे कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सर्दियां मुकम्मल तौर पे नहीं आई हैं और आपको दिन में बहुत सारे इस तरह के वक्त मिलेंगे जहां पर आपको हबस महसूस होगी, सफोकेशन महसूस होगी। तो अभी भी गर्मियां खत्म नहीं होगी। अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें। हम हमेशा पानी पीना जो है वो भूल जाते हैं, मसरूफ ज्यादा होते हैं, मौसम भी तब्दील हो गया तो हम या तो 1-2 ग्लास पानी पी लेते हैं और उससे ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं इस चीज के ऊपर। बट एक्चुअली में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। नहीं भी प्यास लगी हुई, पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें थ्रू आउट द डे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनको जरूर हाईलाइट करें। आज भी इस तरह से करेंगे, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ के हवाले से, लेकिन उससे पहले हमारा सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज। और आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, आम आदमी को कमी का कितना फायदा होगा। फैसलाबाद में प्लेयर्स के लिए ग्राउंड्स की कमी, नए ग्राउंड्स बनाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। जी ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज और कोशिश करेंगे इन स्टोरीज के हवाले से बात करें, डिस्कशन करें और कोशिश करें कि ब्रेक डाउन करें
कि कहाँ पर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम ना तो रातों रात शुरू होती है और ना ही रातों रात खत्म हो जाती है। हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में ना सिर्फ डिस्कस करें और क्रिटिसाइज करें, बट एक्चुअली में ब्रेक डाउन करके एनालाइज करें कहाँ पर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। और हमेशा एक से ज्यादा फैक्टर किसी भी प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई करता है। इसलिए हमारी कोशिश ये भी रहती है कि डिफरेंट कॉजेज को एनालाइज करें, कोशिश करें कि जहां पर हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं वहां पे अपना किरदार अदा करें एज जर्नलिस्ट, और आप लोगों का जो किरदार है शहरी होने के नाते उसको भी पूरी तरह से हाईलाइट करें ताकि आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम एक साइड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये कलेक्टिव एफर्ट होता है और आज भी हमारी कोशिश होगी कि इसी हवाले से बात करें। और हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान आज शो में मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हाशिर वराइच मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ अली रजा भी मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। आपको भी अली रजा वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्पेशली पेट्रोलियम के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। प्राइसेस में कुछ कमी देखने को मिली और हम जानते हैं कि हमारे कुछ चेंजेस भी मेजरली आए हैं। किस तरह से वो इम्पैक्ट करेंगे आने वाले वक्त में, और क्या ये जो प्राइस में कमी देखी गई है ये लॉन्ग टर्म चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और जहां पर आवाम को कुछ वक्त के लिए रिलीफ दिया जाता है, थोड़े ही अरसे के बाद आपको एक्चुअली में और ज्यादा बर्डन कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि क्या ये एक पॉजिटिव चेंज होगा और कितना अरसा ये लास्ट कर पाएगा। हाशिर, आपके ख्याल में क्या सूरत हाल आपको लगता है आगे चलते होंगे, क्या ये स्टिक कर पाएगा, ये कमी कंसिस्टेंटली और ज्यादा भी देखने को मिलेगी? ये सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। दूसरा, जिस तरह आपने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की, तो अगर उनकी बात की जाए, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें, आलमी मंडी में देखें, तो वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर मुसलसल जो है वो कम होती आ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ वजूहात हैं, स्पेशली IMF है, इसके अलावा दीगर वजूहात हैं जिसके बायस हम जो है वो मजबूर थे, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो किसी हद तक मजबूर थी मुआहिदों की वजह से या दीगर वजूहात की बुनियाद पर टैक्सेस लेने की वजह से कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कम नहीं कर रही थी। लेकिन अब चाहे थोड़ा सी, लेकिन आवाम को इसमें रिलीफ तो मिला है। जिस तरह तकरीबन 10 रुपये 11 रुपये जो कमी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो की गई है, तो इसका अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो किसी हद तक तो आवाम को पहुंचेगा। जिस तरह आपने आगे बात की फ्यूचर में चलकर, तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है ये तो आलमी मार्केट ही डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह बात की जाए, आवाम को जितना रिलीफ देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं, कीमतें जो है वो मुसलसल कम होती जा रही हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो रेट है इस वक्त वो तकरीबन 228 रुपये लीटर तक जो है वो है। लेकिन गरीब आदमी के लिए ये मसाइल जो है, और आगे चल के मुमकिन है कि IMF जो है वो हमारी हुकूमत पर या गवर्नमेंट पर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उस पर जहन है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू कर दी जाएं। लेकिन अगर सिर्फ आलमी मार्केट की हद तक देखें, IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं उनको एक साइड पर रख के सिर्फ आलमी मार्केट की हद तक देखें, तो यही मुमकिन है कि आगे चलकर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मजीद कम होंगी और आवाम को जो मजीद रिलीफ है स्पेशली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। अली रज़ा अग्री करेंगे इस पॉइंट से, आगे चलते हुए कीमतें और कम होगी? मुझे लगता है लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, मैं बहुत खुश हो रही हूँ एटलीस्ट। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अब मजीद जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम होंगी, क्योंकि अगर ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं। तो जिस तरीके से स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे जो है वो कम किए हैं जिससे कुछ आवाम को रिलीफ मिला है, लेकिन इसके साथ साथ मैं इंतज़ामिया को थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो साथ में जो चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे किराया होता है आम शहरी के लिए, जो शहरी के लिए जब किराया लगाया जाता है एक 50 रुपये का है वो अब 80 रुपये हो गया। अगर पेट्रोल कम हुआ है तो फिर किराए के चेक एंड बैलेंस भी इंतज़ामिया को करना चाहिए। जो इंतज़ामिया ने जो बंदे मुंतखब किए हैं जिनका काम है कि इन चीज़ों का ख्याल रखे, ताकि आवाम को पेट्रोल से तो फिर ही फ़ायदा होगा जब आप किसी आने जाने में ट्रैवल करने में और उनको आसानी हो। हर किसी के पास गाड़ी तो नहीं है, हर फैमिली के पास गाड़ी, उससे तो सिर्फ तब पता चलेगा कि जब वो किराया अपना लगा के किसी अपने दफ्तर या कॉलेज या किसी जगह पे जाएगा, तो उससे तो फिर पता चलेगा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है और हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया है। अभी मेरे पास गाड़ी है, मुझे पता है कि पेट्रोल कम हुआ है, या किसी दोस्त के पास है तो उसे पता होगा। लेकिन जो आम शहरी है, जो लोग घरों जिनके पास कुछ नहीं है और वो ट्रैवल बसेज और मुख्तलिफ रिक्शे वगैरह पे करते हैं, तो उनके लिए किराया अभी भी उतना ही है। मतलब पेट्रोल महंगा सस्ता हो गया लेकिन किराया उतना ही है। अगर इससे पेट्रोल जब महंगा होगा तो किराया फिर बढ़ जाएगा। किराया उसी तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन पेट्रोल कम हो या ज्यादा हो वो किराया वहां का वहां रहेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि अगर आप पेट्रोल का रिलीफ दे रहे हैं, इसके साथ साथ पेट्रोल सस्ता होने से जो चीजें कम हुई हैं उनका भी फायदा आवाम को हो।
मतलब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो कि किराया कम हुआ है और आवाम में वाकई में पेट्रोल सस्ता है, और हुकूमत के लिए भी ये अच्छी बात होगी कि लोगों से जो वो क्या कहते हैं जो तारीफ़ें करवाना मकसद होता है, अक्सर जो सियासी बंदे होते हैं तो उनके लिए तारीफ़ें इसी तरीके से हो सकती हैं कि एक आम शहरी और गरीब शख्स जो ट्रैवल करता है और सिर्फ इस वजह से वो 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलता है कि मेरे जो किराए के पैसे हैं वो बच जाएंगे और मैं उससे कुछ और चीज़ ले लूँगा, वो पैदल चलता है, तो उसके लिए तो कम से कम फ़ायदा होना चाहिए। तो रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल मेरा ख्याल है कि मज़ीद जो है वो अब कम होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की अली, आई डू अग्री कि जब आपको अगर रिलीफ मिल रहा है या प्राइसेस कम हो रही हैं तो जो हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं उनको भी तो वापस लेकर आना चाहिए। और वो हम अगर बात करते हैं ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप ओवरऑल गुड्स के जो ट्रांसफर है उनकी भी बात कर लें, रॉ मटेरियल की आप बात कर लें, ऑफकोर्स बिकॉज हर चीज़ ट्रैवल करती है, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट की जाती है दूसरे एरिया से हमारे यहाँ, और उसकी वजह से इंडस्ट्री में प्राइसेस ज़्यादा हुई, मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हुई, लोगों की पहुंच से जो भी खरीदारी की चीज़ें वो बाहर होना शुरू हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने फूड आइटम्स की, वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिली। तो हर चीज़ पे एक्चुअली में इन फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट होते हुए नजर आया। बट क्या अब जहाँ पर प्राइसेस तो कम हो गई हैं एक दफ़ा फिर, क्या एक्चुअली में उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ों पर भी होता हुआ नजर आएगा? हर्षल, लगता है ये पॉसिबल होगा? लेकिन सबसे पहले तो जिस तरह अली भाई ने बात की इंतजामिया की, तो आप यकीन करें कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे आपने कपड़े खरीदने हैं या कोई और ज़रूरियाती ज़िंदगी की दूसरी जो चीज़ें खरीदनी है, आप जाएंगी तो सिर्फ एक पेट्रोल की बढ़ने की वजह से अगर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा है तो वो 50 रुपये अपनी एक चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ा लेते हैं। लेकिन अब जिस तरह 10 रुपये 11 रुपये पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कमी हुई है, तो वो अपनी अशिया की कीमत में 1 रुपये की भी कमी नहीं करेंगे, बल्कि अगर पेट्रोल दोबारा खुदा ना खास्ता कल को 2 रुपये भी बढ़ता है तो वो अपनी चीज़ की कीमत फिर 25 रुपये बढ़ा लेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कसूर तो एक तो बनता है हमारी इंतजामिया का, क्योंकि इंतजामिया का काम है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट की बात की, तो आप यहाँ पर चले जाएं, किसी भी अड्डे पे चले जाएं, किसी भी गाड़ी में आपको किरायानामा तक नजर नहीं आएगा। तो अब किरायानामा तक जब तक इंतजामिया नहीं बताएगी कि इतने किलोमीटर तक इतना किराया है या इतने किलोमीटर तक इतना किराया है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो ऑटोमेटिक अगर बात करें किराया तो जो है वो कम होना चाहिए। लेकिन ना तो इंतजामिया की जानिब से, ना किसी बस अड्डे पर जो है किरायानामा, ना किसी गाड़ी में किरायानामा नजर आ रहा था। अब आवाम जो है वो मजबूर है। अब जो शहरी एक लोकल बस पे जा रहा है, अब उसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ फैसलाबाद से चनियोट जाना है, तो वो जितना भी किराया मांगेंगे, जब वो गाड़ी में बैठ गया, चाहे वो 20 ज्यादा मांगेंगे या 30 ज्यादा मांगे, तो उसकी मजबूरी है क्योंकि वो सफर कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार तो है इंतजामिया का, और हुकूमतों को भी यही चाहिए, क्योंकि क्रेडिट हुकूमत को जाएगा पेट्रोल कम होने का, इंतजामिया को नहीं जाएगा कभी भी। तो हुकूमत को यही चाहिए कि वो इंतजामिया को थोड़ा फोर्स करे, पुश करे कि आया जो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की हैं उनका जो फायदा है वो कम से कम आवाम को दे। वरना आप सब्जी लेने चली जाएं, वो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो गया है, लेके आते हैं बसों पे, गाड़ियों पे जो है वो सब्जी आती है, दूसरे शहरों से आती है, इस वजह से सब्जी जो है वो महंगी हो गई है। लेकिन आज आप बाजार में चली जाएं, कोई ये नहीं कहेगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, तो इस वजह से ये फलां चीज का रेट चाहे 1 या 2 रुपए तक भी वो कम नहीं करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा नहली तो वो फिर वही बात की इंतजामिया की आती है, क्योंकि अगर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं तो उसी हिसाब से मुख्तलिफ चीजों के जो रेट है वो इंतजामिया ने देने हैं। इंतजामिया ने चेक करना है कि इस तनासब से 10 रुपये या 11 रुपये जिस तरह पेट्रोल कम हुआ है, तो इस तनासब से दूसरी जो चीजें हैं, स्पेशली किराए की अगर बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए या गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो आया इस तनासब से कितना जो किराया है वो कम होगा। लेकिन इंतजामिया जो है इस चीज की तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से बहुत कम सतह पे या बहुत कम ऐसे इदारे हैं या ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं या ऐसे कोई मेडिकल स्टोर या दूसरी कोई जगह हैं जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से अपनी जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत कम करती हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि आवाम को जो रिलीफ है वो दिया जाए पेट्रोलियम मसनूआत की स्पेशली कमी के दौरान। इसी के साथ अगर हम अपनी इकोनॉमी को इस वक्त एनालाइज करें, जो इम्पैक्ट इन प्राइसेस के बढ़ने से आया है वो आई डोंट थिंक रिवर्स हो पाएगा। अली, क्या रिवर्स पॉसिबल होगा? देखिए, अगर इसी तरीके से डॉलर और जो तेल की मसनूआत कम होती गई तो मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी जो है हमारे मुल्क की तरफ आएगी, क्योंकि जिस बहरान से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है तो उसको दोबारा स्टैंड करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है, और उसके लिए जल्द से जल्द स्टेप करने होंगे, क्योंकि अब लोगों के पास वो चीज़ें गुंजाइश नहीं है। आप यकीन करें, ऐसे घर हैं कि जहाँ पे अगर एक दिन आप नहीं काम पे जाएंगे, अगले दिन खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक दिन काम किया है तो खाना मिलेगा, अगले दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि आज मैंने छुट्टी करनी है और छुट्टी के बाद अगला दिन जब आएगा, अगला दिन आपके लिए मुश्किल होगा, पूरी फैमिली के लिए मुश्किल होगा, खाने के लिए उनके लिए मुश्किल होगा। तो लोगों की जो तफरीह थी वो ख़त्म हो गई है। अब लोग जो हैं वो डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि
मैंने अगर इतने बजे उठ के काम पर ना गया या मेरा काम वो ना हुआ तो मेरे शाम को बच्चे जो है वो खाना नहीं खा सकेंगे। अब वेट करते हैं बच्चे के कब जो है वो घर का सरबराह आए और वो फिर कुछ खाने के लिए लेकर आए फिर खाए। मतलब डेली बेसिस पे जो है वो सिलसिला चल रहा है खाने पीने का। तो लोगों को निकालने के लिए जल्द से जल्द इंतजाम जो हैं वो करने होंगे, नहीं तो जो मसाइल और जो इश्यूज लोगों तक चल रहे हैं, लोग तो अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ खुदकुशी करना शुरू हो चुके हैं। कि जब किसी को कोई बात है उसको उसके सामने बेटा जब कहेगा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो भूख के लिए तड़प रहा होगा, तो उस बाप के पास इसके अलावा और कुछ नहीं होगा कि वो अपनी जान दे दे कि उसकी औलाद उसके सामने उससे कुछ मांग रही है, और वो कितना बेबस बाप होगा। तो इन चीज़ों से दूर लेके जाने के लिए इंतज़ामिया को और जो हुकूमत है हमारी जो इस वक्त है, देखिए सियासत अपनी जगह, आप सियासत कर रहे हैं कि फेडरल में गवर्नमेंट किसकी है, पंजाब में किसकी है, इन चीज़ों पे ना रहे। लोगों को रिलीफ किस चीज़ से मिल रहा है उस चीज़ पे रहे। हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो दूसरी जमात पे कर रहे हैं और वो दूसरी जमात में सियासी जमातें एक दूसरे पे कर रही हैं, लेकिन हमारा मकसद तो ये है ना हुकूमत में आने का कि हम लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं। लोगों को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। लोगों को अब पेट्रोल का वही पेट्रोल वाली बात करते हैं कि पेट्रोल अगर 12 रुपए और कुछ पैसे अगर सस्ता हुआ है, लोगों को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा उनको क्या फायदा इस पेट्रोल का। डॉलर कम आ रहा है जी, डॉलर भी कम हो गया, डॉलर से क्या लेना देना है। सब्जी सस्ती करें आप, आपके डॉलर सस्ते होने से सब्जी पे कोई असरात नहीं पड़ा अभी तक। सब्जी वैसी की वैसी महंगी मिल रही है, दालें मतलब जितनी भी घर की घी चीनी जो भी चीज आम लोगों के लिए, जो आम हमारे शहरी हैं, हमारे लोग इतने कोई अमीर या रईसदार नहीं है, उनके लिए ये मैंने रखता है कि आज जो है वो घी कितने का मिलेगा। आप यकीन करें, लोगों को अगर 20 रुपए आटा सस्ता मिल रहा है, वो 4-4 घंटे लाइन में लगते हैं सिर्फ अपने 20 रुपए बचाने के लिए, और 20 रुपए के लिए वो कम से कम 2 घंटे लाइन में लगते हैं। फिर उनकी बारी आती है, फिर आगे वो शनाख्ती कार्ड दिखाता है, शनाख्ती कार्ड के बाद साइन होते हैं, फिर उसके बाद उसको जाके आटा मिलता है। मतलब इतनी अजियत के बाद एक 20 और 30 रुपए आपको मिल रहे हैं, उसके लिए एक बंदा कहता है कि चलो ये हमारे किसी और काम के लिए आ जाएंगे। तो आवाम को तब रिलीफ मिलेगा। इस पेट्रोल को इतने आपने किया है और डॉलर को कम किया है, तो इससे जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा करने का कोई फायदा नहीं है। लोगों खाली के लिए करना है। लोग चेहरे जो है मुस्कुराना छोड़ गए हैं, मतलब लोगों को अब हंसने को दिल नहीं करता। मतलब आप घर में जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले जब आप पहुंचते हैं तो बिल आपके हाथ में आ जाता है कि जी इतना बिल आ गया और उतनी सैलरी नहीं है। अब जिसकी सैलरी 25,000 है या 30,000 है, अगर उसको बिल 35,000 आ जाए, मुझे बताएं वो बिल देगा या पूरे महीने का वो अपना वो का और वो जो राशन होता है वो लेके आएगा। एंड आपने बिल्कुल सही कहा अली कि लोग अब इंजॉय नहीं करते हैं जिस तरह से पहले। कुछ अर्सा अगर आप देखें 1 साल पहले चले जाएं तो आपको लोग इवन कोरोना के दौरान आपको लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे और काफी सारी चीजों में पॉजिटिव, एटलीस्ट आउटलुक एक पॉजिटिव था, और वो तब्दील हो चुका है। मुश्किल लगता है लोगों को और परेशान लगते हैं लोग। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी बात की पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। आगे बढ़ते हुए ये भी बात करना जरूरी है कि फैसलाबाद शहर में जहाँ पर पोटेंशियल और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अभी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे पास प्रॉपर मौजूद नहीं है। इक्विपमेंट की बात करते हैं वो भी मौजूद नहीं है। प्लेयर्स को यूजुअली या तो खुद से चीज़ों को खरीदना पड़ता है या जो भी मौजूद होता है उसी से काम चलाना पड़ता है। और जहाँ पर ग्लोबली इस वक्त हमारे प्लेयर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत फख्र महसूस होते हैं जब हमारा कोई प्लेयर जीत जाता है, अपना नाम बना लेता है, तब तो हम बहुत फख्र महसूस करते हैं और उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है वो उनको दी जाती है। उसके बाद उनको प्रमोट भी किया जाता है, इनकरेज भी किया जाता है, बट उससे पहले कोई ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना तो उनकी कोई मदद करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स इससे पहले कि वो इंटरनेशनली खेल सके या नेशनल लेवल पे पहुंच सके, उसी से पहले वो गिव अप कर देते हैं। ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे हर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फाइनेंशियली, एंड हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहता है। तो जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाशिर जब हम बात करते हैं प्लेयर्स की, जब हम बात करते हैं टैलेंट की, और उनको ना तो स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलते हैं, ना ही उनको प्रॉपर फंडिंग मिलती है, सैलरीज नहीं मिलती हैं, क्या इम्पैक्ट होता है ये उन प्लेयर्स पर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने घर में। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ ना कुछ फाइनेंशियली प्रोवाइड करना है अपनी फैमिली के लिए, और क्या सिचुएशन होती होगी जब अपना पैशन छोड़कर उनको किसी और नौकरी में जाना पड़ता होगा।
और मैं जिस तरह आपने सबसे पहले तो बात की उनकी फाइनेंशियल इश्यूज की, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट, स्पेशली अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें इस वजह से ज़ाया कर दिया कि हमारी जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी हैं, कोई भी खेलें हैं, वो सही तरह से नहीं होती। जो प्लेयर है, कोई एक नया उभरता सितारा है, उसको कोई जो डिपार्टमेंट है वो उसको पिक कर ले, उसको खिलाए, उसकी जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, कम से कम मिडिल क्लास जिस तरह एक आदमी ज़िंदगी गुजारता है, कम से कम उतने उसको अखराजात दिए जाएँ कि कम से कम वो अपने घर जो शाम को जा रहा है तो उसको पता हो कि शाम में उसके घर खाने के लिए उसके पास इतने पैसे हैं कि जो वो घर दे गया है कि शाम को उसके लिए खाना होगा। यकीन करें यहाँ पर ऐसे भी प्लेयर आए हैं जिनको पता होता था, उनकी इतनी अच्छी गेम थी। अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के साथ साथ अगर दूसरी गेमों की भी बात की जाए तो उनको पता होता था कि हम प्लेयर तो बड़े अच्छे हैं, इनके कोचेज जो हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो भी जानते थे कि ये प्लेयर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो भी मजबूर थे कि इसके घर की जो जरूरियातें जिंदगी हैं या वो उसका जो खेल है उसको जरिया माश नहीं वो बना पा रहा। उसकी वजूहत ये है कि हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट है या जो दूसरी खेलें हैं वो ना होने के बराबर हैं। प्राइवेट सतह पर खेल रहे हैं, आप मैचेस करवा रहे हैं तो आप उसको बुला रही हैं, तो आप तो कभी कभार एक मैचेस करवाएंगे, कहीं पे एक टूर्नामेंट आता है या एक सीजन स्पेशली आता है मुख्तलिफ खेलों का, तो एक टूर्नामेंट आ रहा है, उसको टूर्नामेंट में 20 से 25 हज़ार अगर मिल जाता है साल के अंदर, तो वो एक 20 से 25 हज़ार के अंदर यहाँ पर 15 दिन नहीं गुजरते। तो एक जो प्लेयर है वो अपने घर का जो सालाना या माहाना जो राशन है वो किस तरह चलाएगा, या उसकी जो दूसरी ज़रूरियातें ज़िंदगी है, उसके भी घर बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, या जो दूसरी चीज़ें हैं उसको भी चाहिए। तो उसके ये अखराजात अगर हम पूरे नहीं कर सकते तो जाहिर बात है कि जो टैलेंट है वो हमारा खत्म होगा। और यही वजह कि आप देख लें अब हमारे पास सिर्फ एक इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट ही एक हमारे पास बची है। यहाँ हालिया जो कॉमनवेल्थ गेमें हुई हैं उसके अंदर हमने 1-2 गोल्ड मेडल और दूसरे जो मेडल हैं वो जीते हैं, लेकिन वो भी अगर आप उनकी बाद में जो प्लेयर हैं, जो एथलीट्स हैं, उनकी बातें सुने तो वो यही बताएंगे कि आपको वो उन्होंने टोटल अपना खर्चा यहाँ से पाकिस्तान से लेकर बाहर दीगर ममालिक में जाने का टोटल खर्चा, वहाँ पर रिहाइश या क्वालिफाई किस तरह उन्होंने किया, तमाम जो जरूरियात थी इसके लिए उन्होंने खुद अपनी जेब से पूरी की हैं। अब जरूरी तो नहीं कि हर कोई भी जो प्लेयर है वो अपनी तमाम जो जरूरियात है वो पूरी कर सके या वो आगे जा सके, तो मजबूरन एक स्टेज ये आती है कि वो अपने शहर की हद तक तो खेल रहता है, यहाँ पर वो मोटरसाइकिल में 200 का तेल डलवाएगा, कहीं पे मैच खेल के चला जाएगा। लेकिन अगर उसी प्लेयर को बाहर जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, कराची जाना पड़े, तो उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होंगे कि वो पहले किराया भर कर वहाँ पर जाए, फिर वहाँ पर रिहाइश ले, फिर वहाँ पर खेले, खेलों का जो सामान है वो भी काफ़ी महंगा है तो वो खरीदे। तो वो मजबूरन फिर उसको बेहतर यही लगता है कि यार ये जो भी खेल है उसको छोड़ो, दिहाड़ी करो या किसी फैक्ट्री में काम करो, अपने कम से कम घर का जो खर्चा है वो तो चलाओ। और इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो एंड पर आगे पाकिस्तान को होता है, हमारी खेलों को होता है, क्योंकि हमारा बेहतरीन जो टैलेंट होता है वो ज़ाया हो जाता है और वो यहाँ पर दिहाड़ी लगा रहा होता है या किसी फैक्ट्री में 25 से 30 हज़ार पर जो काम है वो कर रहा होता है। और इसकी मेन वजह यही है कि डिपार्टमेंट की जो खेलें हैं हमारे पास वो इस वक्त ना होने के बराबर हैं। कोई फ्रंट फुट पे आ ही नहीं रहा, खिलाड़ियों को ले ही नहीं रहा कि उनको खिलाए, उनके अखराजात जो हैं वो पूरे करें ताकि वो अपनी गेम पर ध्यान दें और पाकिस्तान का जो नाम है वो कल को रोशन करें। बिल्कुल। अगर हम अपनी करंट गवर्नमेंट की बात करते हैं या प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करते हैं, कोई मेजर आपको चेंजेस नजर नहीं आए स्पोर्ट्स को लेकर? कोई फंडिंग अलॉट नहीं हुई, कोई नए ग्राउंड्स नहीं बनाए गए? इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लगती है गवर्नमेंट की, क्यों प्रायोरिटी नहीं है अभी तक स्पोर्ट्स? मैं तो जी दोनों गवर्नमेंट से नाखुश हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद हैं वो सब के सब होंगे, क्योंकि फैसलाबाद के साथ हमेशा वो क्या कहते हैं सतीली माँ जैसा सलूक किया गया। हमारे पास गिनती के 4 से 5 ग्राउंड है जहाँ पे जो है वो क्लब के बच्चे आके गेम करते हैं। अगर उनकी फीसिस की बात की जाए तो 15 से 20 हज़ार रुपया एक मैच का जो है वो लिया जाता है, जिसके बायस प्लेयर्स और अगर कोचेस या कैप्टन जो हैं उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है और इश्यूज होते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल बोड़ावाली ग्राउंड, अखबार स्टेडियम है, सईद अजमल अकेडमी है, 208 चक ग्राउंड है और जवाद क्लब है। ये वो जगह है जहाँ पे क्लब के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अच्छी खासी फीस देने के बाद उसके बाद खेलते हैं। मतलब आम लोग या आम क्लब जो है उसमें नहीं खेल सकते। ये वो क्लब खेल रहे हैं जो टॉप हैं और रजिस्टर्ड हैं पीसीबी के साथ, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा फीस। ग्राउंड की हमारे पास शदीद कमी है। बहुत सी जगह पड़ी है जो गवर्नमेंट रकबे पड़े हुए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है बड़े अच्छे से, अगर आप नहीं बना सकते, आप किसी क्लब को या किसी को आप दे सकते हैं कि आप इसको रेवेन्यू करें, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें ग्राउंड को। और यकीन करें, मेरा ख्याल है कि जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया से अच्छा जो है वो कर सकते। अभी डीसी साहब ने एक ऐलान किया गुज़िश्ता दिनों के जो गेम्स में सबसे अच्छी
कारकर्दगी दिखाएगा और इसके साथ साथ पढ़ाई में भी जो है वो टॉप करेगा, उसको एक दिन का डीसी बनाया जाएगा। ये रिसेंटली इनकी एक मीटिंग, मैं कहता हूं कि आप उनको डीसी ना बनाएं, आप उनके लिए ग्राउंड बनाएं ताकि वो ग्राउंड में मजीद बच्चे जो है वहां पे आए। आप मीटिंग्स करके 2 साल बाद जो है ये मीटिंग हुई, जिसमें जो मेंबर थे कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर थे, वो 1.5 साल बाद या 2 साल बाद किसी मीटिंग में बैठे। मीटिंग तो काफी लंबी गई वो, लेकिन मैं इस चीज से हैरान हूं कि आप ग्राउंड नहीं दे रहे बच्चों को, तो आप उनसे कह रहे हैं कि आप इतनी कारकर्दगी दिखाएं, आपको डीसी बना दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा मैसेज है कि आप कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ग्राउंड भी चाहिए। दूसरा, स्कूल के अब कुछ अरसे पहले तक क्वाइट ऑनेस्टली ग्राउंड्स हुआ करते थे। इनफैक्ट ग्राउंड्स के अलावा काफी सारे एरियाज होते थे जहाँ पे आपको कोर्ट्स बने हुए मिलते थे और आप वहाँ पे जाके खेल सकते थे। उन तमाम जगह जो है वो कमर्शियल हो चुकी है। अब वहाँ पे सोसाइटीज बनना शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनती हैं, और सोसाइटी, सारी बात है, जिसने सोसाइटी बनानी है उसने ग्राउंड थोड़ी रहने देना वहाँ पे, उसने तो लेकिन रहने देना चाहिए। और एक कल्चर हुआ करता था, एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सड़कों में पहले खेल लिया करते थे, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं, इनफैक्ट अपने शोज में भी हम कहते हैं कि गली मोहल्ले से कि क्रिकेट हो गई या डिफरेंट और स्पोर्ट्स हो गई ना। इनफैक्ट जब हम अगर आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आप चले जाते हैं तो आपको मिलती थी ये चीजें, आपको गली मोहल्ले में बच्चे खेलते मिलते थे। मैं इस चीज से हैरान हूं कि मतलब अगर आप गवर्नमेंट के स्कूल की बात करें तो काफी बड़े होते हैं और ग्राउंड भी होते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे खेल नहीं हो रहे। वहां पे टीचर्स जो हैं हफ्ते में 1 बार या 2 दफा वहां पे कोई गेम नहीं करवाते। बेश मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट को ही आप प्रमोट करें, क्रिकेट की तरफ ही तवज्जो दें, फुटबॉल है हमारा कौमी खेल, हॉकी है, एथलीट्स बन सकता है, प्लेयर, मार्शल आर्ट्स में आप बच्चों को सिखा सकते हैं। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के हवाले से आप तरजीह दे सकते हैं कि वो अपना बचाव किस तरीके से मुआशरे से कर सकती हैं। तो एक अच्छा मैसेज के जरिए भी आप वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब हमारे कल्चर कुछ ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल हैं, आप स्कूल के अंदर दाखिल अभी होते ही हैं तो स्कूल खत्म हो जाता है, और उसके ऊपर कमरे बच्चे, जो कमरे के अंदर मतलब एक कमरे के अंदर 30-30 बच्चे प्राइवेट स्कूल में। और हमारा शौक भी है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं कि जी हमारा बच्चा जी वो जो मादत के साथ शायद कुछ खवातीन को वो जो शौकन और वो जो होता है कि जी मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है और मेरा तो उस स्कूल में पढ़ता है, बस इसी जिद के अंदर जो है वो आप बच्चों का जो है वो फ्यूचर खराब करें तो जारी बात है बच्चे फिर वो बर्गर माइंड के बनेंगे और अपनी सोच वो इसी तरीके से ही रखेंगे कि जब तक आप उसको खेल की तरफ नहीं लेके आएंगे। अब खेल ही नहीं है उनके लिए, आप स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं, स्कूल खत्म हो जाता है, प्राइवेट फीस भी आप सबसे ज्यादा दे रहे हैं उनकी। साल में वो स्कूल एक फन गाला या स्पोर्ट्स गाला का एक दिन रखता है, जिसके लिए भी आप एक्चुअली में पे कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी दुरुस्त बात है कि एक तो बच्चों को जगह नहीं दी जाती, ऊपर से जब एक्स्ट्रा करिकुलर्स उतनी ज्यादा नहीं होती तो ऑफ कोर्स बच्चे उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। स्पोर्ट्स डे होता है बट वो एक दिन होता है और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। पी लेसन जिसको बोलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज का जो लेसन होता है यूजुअली, या फिजिकल ट्रेनिंग का लेसन होता है कुछ स्कूल्स के अंदर, वो यूजुअली मैथ का टीचर या इंग्लिश का टीचर जो है वो रिक्वेस्ट करके ना मांग लेता होता है। और मुझे एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से तो यही याद है। तो बहुत अफसोस की बात है, मैथ्स बाद में अपने लेसन में पढ़ाएं आप जरूर, बट जो फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है उसको टेक ओवर मत करें और करने दें, बच्चों को खेलने दें, बच्चों को अपने जो स्पोर्ट्स हैं उसको साथ लेकर चलना चाहिए लाइफ के अंदर। आप मैं थोड़ा सा शामिल करना चाहता हूं कि आपने अपने स्कूल्स में भी जो है वो मोबाइल और सेटअप डिजिटल लगा लिया है। आप बच्चों को बड़ी एलसीडी पे दिखा रहे हैं टच करके कि जी ये टच किया और इस तरीके से यूज होता है। वो बच्चा घर जाके उसी तरीके से अपनी माँ से या अपने वालद से मोबाइल पकड़ता है, उसी तरीके से मोबाइल के साथ लगा रहता है। आप उनको ग्राउंड में लेके आए ना, ग्राउंड में उनको प्रैक्टिकल दिखाएं, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को फिट। और एक्चुअली में ये भी हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को जो टेक्नोलॉजी है उसी से इंटरेस्टिंग बनाया जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, फिजिकल एक्टिविटी हो। आशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भी लाया जा सकता है। जिस तरह आपने बात की टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बच्चे कर रहे हैं, वो टिकटॉक बना रहे हैं, वो पबजी खेल रहे हैं, कमरे में बैठ के खेल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को जो नुकसान पहुंचाए हैं वो इसी टेक्नोलॉजी ने पहुंचाए हैं। क्योंकि अब आप यहाँ पर जिस तरह अली भाई ने बात की तो यहाँ पर के ग्राउंड ही नहीं है, तो जो ग्राउंड है जाके उनमें आप देखें असर के वक्त, स्पेशली अगर आज से 5 साल पीछे की बात की जाए तो असर के वक्त वहां पर रश होता था। 8 से 10 जो टीमें मुख्तलिफ जगह वहां पर उन्हें अपनी पिच बना के अपने मैचेज जो है वो खेल रही हैं।
लेकिन अब ऐसा होते नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो इन एक्टिविटी में चले गए, स्पोर्ट्स की तरफ कोई आ ही नहीं रहा। और यही जब रुझान है ये जो आगे चल के जब चलता है, तो इसमें जिस तरह अगर हम बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की तरफ से पहले शोबिस को लेकर एक इस तरह की एक्टिविटी की गई थी कि स्टेज ड्रामे जो है वो बच्चे प्ले करें, इसके अलावा फनून लतीफ़ा और दीगर चीजें इस तरह उन्होंने की ताकि जो बच्चों का टैलेंट है वो सामने आए। तो अगर इस तरह जो हमारा डिपार्टमेंट है सकाफत का वो ये कर सकता है, तो हमारा जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है उसको भी चाहिए कि वो आगे आए, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो रिक्वायर स्पेशली पहले जिले की सतह पर या शहर की सतह पर इस तरह के मुख्तलिफ जो मुकाबला जात हैं वो हों, जो बच्चा विन करे उसको 25 से 30 हज़ार रुपए जो इनामात हैं वो दिए जाएं। फिर आगे चल के इस तरह ये मामला जिला की सतह पर, डिवीजन की सतह पर, फिर पंजाब की सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर जो है वो जाए, तो एक्चुअली जो लोग हैं जो नया जो किसी हद तक तो निकल के सामने आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे माजरे के साथ होता ही है कि अगर गवर्नमेंट कोई इवेंट करवा रही है तो उसमें सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड करेंगे सिफारिश की बुनियाद पे। सिफारिश की बुनियाद पर जब यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेंगे फिर वो एक्टिविटी होगी तकरीबन 3 से 4 दिन की। अब उसमें भी ये होगा कि एक दिन फाइनल होगा, दूसरे दिन सेमीफाइनल होगा, तीसरे दिन आगे चल के इस तरह मुख्तलिफ जो खेलने हैं पहले एक गेम का फाइनल कर लेंगे, दूसरे दिन दूसरी का करके इस तरह 3-4 दिन के अंदर वो जो गाला होगा, स्पोर्ट्स गाला होगा, जिस तरह अभी अली भाई ने स्कूल्स की बात की तो वो एक दिन हो जाएगा। एक दिन के अंदर तो आप किसी बच्चे का जो टैलेंट है वो जांच नहीं सकते। एंड दैट्स नॉट ऑल्सो इनफ टाइम जहां पर हम पूरा साल बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक बैलेंस लेकर चलना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। लेकिन इससे पहले मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइसेस की भी हमने बात की, उसके अलावा हम लोगों ने बात की प्लेयर्स की, किस तरह से इस वक्त जरूरी है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बच्चों के लिए बनाए जाएं। अगर हम ओवरऑल अपनी डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करें, आई थिंक इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इससे पहले कि गवर्नमेंट की तरफ आए, गवर्नमेंट कहाँ पे अपने आप को बेहतर कर सकती है, आई थिंक खवातीन का स्पोर्ट्स में उतना ही इंपॉर्टेंट किरदार रोल होना चाहिए जितना कि मर्दों का होता है। और हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जिसकी वजह से सोसाइटल लिमिटेशंस भी हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, डिफरेंट और तरह की चीज़ें भी हैं जो कि खवातीन को शायद ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं कंपैरेटिवली। उनके लिए जो रास्ता है वो उतना आसान नहीं होता, लेकिन विदाउट अ डाउट बहुत फ़ख्र महसूस होता है, मुझे पर्सनली बहुत फ़ख्र महसूस होता है पाकिस्तानी होने के नाते भी और एक लड़की होने के नाते भी, जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ आगे आती हैं, इन हर्डल्स को फेस करती हैं और अपने आप का नाम बनाती हैं, अपनी फैमिलीज़ को फ़ख्र महसूस कराती हैं और दूसरी लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई और ज़िंदगी का अरीना ही क्यों ना हो। हाशिर, जब आप खवातीन के स्पोर्ट्स की सूरत हाल देखते हैं, लगता है बेहतरी की ज़रूरत है, आसानी होनी चाहिए उनके लिए भी। जी बिल्कुल, स्पेशली अगर हम खवातीन की बात की जाए तो इनको हम तो कहते हैं सिनफ़े नाजुक हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पर जहाँ पर मर्दों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ चाहिए तो वहाँ पर खवातीन के लिए तो ज़्यादा होनी चाहिए और बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अभी जिस तरह कल ही मैं अली भाई की स्टोरी देख रहा था, यहाँ पर खवातीन ने जिम करनी है लेकिन वो आउटडोर जिम करने पर जो है वो मजबूर हैं, ग्राउंड के अंदर ही उन्होंने वहाँ पर सारा जो सामान है जिम का वो रखा हुआ है। अब वहीं से जो मर्द हैं वो गुजरे हैं, वहीं से जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ से गुजरे हैं। हालांकि होना तो चाहिए, यहाँ पर आपको फैसलाबाद में मर्दों के लिए चाहे प्राइवेट हो या मुख्तलिफ सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा मर्दों के लिए जिम, इंडोर मिल जाएगा। हालांकि होना तो फिर इस हवाले से तो ये होना चाहिए था कि जो खवातीन है उनके लिए कम से कम इंडोर जिम हो और जो मर्द हैं उनके लिए चाहे आउटडोर भी हो जाए वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक खातून के लिए और स्पेशली एक प्लेयर के लिए उसके लिए जिम जाना भी जरूरी है। अगर वो नहीं करेगी तो उसकी जो गेम है वो भी उसकी खराब हो सकती है। तो इसलिए उसके लिए जरूरी तो है कि जिम वो जाए, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो नहीं है। यही सहूलियात अगर हम खवातीन को भी दी जाए, वैसे तो हमें यही चाहिए कि खवातीन को ज्यादा सहूलियात जो है वो दी जाए तो, क्योंकि खवातीन जो है वो स्पोर्ट्स में होती कम है। हम ये नॉर्मल कह देते हैं कि खवातीन जो स्पोर्ट्स में है वो कम होती हैं, लेकिन उसकी वजह उनको इस हमारे माशरे की अगर बात करें तो उसमें स्पोर्ट्स में आने के लिए ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत होती है। उसने घर वालों को अलग से मनाना होता है, जो मोहल्ले वाले जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके अलग तरले मिन्नत करनी होती है कि मुझे खेल लेने दे, मैं अच्छा खेल सकती हूँ, मुझे आगे जाने दे। तो उसने इतनी स्ट्रगल करके आनी है और इतनी स्ट्रगल करके एक जो लड़की है वो अपनी गेम के लिए घर से बाहर निकली अपने खेल के लिए, लेकिन आगे उसके लिए सहूलियात ही नहीं है। और जब सहूलियात नहीं होगी तो वो अल्टीमेटली उसको अपने जो उसने एक स्टेप लिया उस पर नुकसान होगा और वो उसमें वापस अपने घर चली जाएगी। तो इस तरह खवातीन की भी जो स्पोर्ट्स है वो भी काफी हद तक पीछे रहती जा रही है। उसकी भी यही वजूहत है कि सहूलियात नहीं है। होना यही चाहिए जो हुकूमत है या यहाँ पर जिली जो इंतजामिया उसको चाहिए, जिस तरह जिम की अगर मैंने बात की तो यहाँ पर जिम होना चाहिए खवातीन के लिए, इंडोर हो। इसके अलावा दूसरी जो खेलें हैं उनके लिए कम से कम जो इंडोर मैनेज हो सकती हैं उनके लिए तो कम से कम खवातीन के लिए यहाँ पर कम्प्लेक्स बनाए जाएं, ताकि स्पेशली फैसलाबाद की जो खवातीन या जो लड़कियां हैं वो उसमें जाएं, गेम करें, कल को आगे निकलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने माशरे का नाम रोशन करें। लेकिन सहूलियात का
जो फुकदान है उसके बायस जो खवातीन की कोई भी गेम है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि जो मर्द है वो किसी हद तक मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन खातून के लिए शहर के बाहर जाना और फिर वहां पर मुश्किलात बर्दाश्त करना काफी ज्यादा उसके लिए मुश्किल है, तो वो यही करती है एंड पर आगे वो घर बैठ जाती है। तो अगर ये सहूलियात जो है खवातीन को फराम की जाए, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर खवातीन को जो है उनको आए, उनको खिलाएं, आगे लेके आए, उनकी जो जरूरियात हैं उनकी वो पूरी करें, तो खवातीन की भी जो स्पोर्ट्स है वो आगे जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हमें पहुंचा रहा है क्रिकेट। एक हम सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागते जा रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई डिपार्टमेंट मैच करवा रहा है तो वो भी क्रिकेट का ही करवाएगा, अगर कोई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपस में मैच करवा रहे हैं तो वो भी क्रिकेट की मैच होगा, क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, और हमें यही लगता है कि यहाँ पर सिर्फ है ही क्रिकेट, दूसरी जो गेमें हैं वो भी नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए, सारी जो गेमें हैं उनको प्रॉपर लेकर चलें, ताकि एक ओवरऑल जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनमें कोई ना कोई हमारी जो नुमाइंदगी है इंटरनेशनल सतह पर जो टूर्नामेंट होते हैं या ओलंपिक्स हो रहा है तो उसमें हमारी नुमाइंदगी हो उसमें आगे चलकर। अली, आपके ख्याल में कहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, और हम अगर दोनों अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक्चुअली में आप रिलेट कर सकते हैं वन टू दी अदर। आपने जिस तरह डिप्रेशन की बात की, सोसाइटी में आपने बात की कि किस तरह से लोग अब नहीं करना चाहते, वो अपने वीकेंड्स पे कुछ करना नहीं चाहते, उनको बल्कि ये होते हैं कि अच्छा सर्वाइवल मोड में घर पे बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और उस वक्त में अगर हम एक दफ़ा फिर से अपने ग्राउंड्स को रिवाइव कर लें, एक कल्चर दोबारा से डेवलप हो जाए जहाँ पे आप शाम के वक्त, वो चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, खवातीन हों, बच्चियां हों, और सबको एक जगह दी जाए जहाँ पर वो शाम को निकल सकते हैं, वो चाहे वॉक करें, बैठ जाएं वहाँ जाके, चले वहाँ जाने के लिए तो वॉक होगी ना, वहाँ जाके चाहे आप बैठ भी जाएं, तो लाइक समथिंग जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहें, अपने आप को मेंटली फ्रेश रखें स्ट्रेस से, परेशानियों से, और हो सकता है हम उससे बेहतर कौम भी बन जाए। बिल्कुल सही बात की आपने। ये तो इंतज़ामिया और हुकूमत को चाहिए कि एक वीकेंड के तौर पर एक कोई भी कल्चर एक शुरू करें जिसमें आप और कुछ नहीं कर सकते तो 30-40 साइकिल जो हैं, वो जो रेस साइकिल हैं वो आप जनाब पार्क में या किसी जगह पे रखें कि अगर कोई फैमिली आए वो अपने बच्चों के साथ साइकिलिंग करे, और वहाँ पे घूमने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर वहाँ पे साइकिल जो है वो वहाँ पे जमा करवा दे और वो चला जाए। एक तो वो फिटनेस अपने तौर पर रहेगा, दूसरा एक पिकनिक के तौर पर अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करेगा। तो ये अगर आप चीज़ें देंगे तो बेहतर होगा। रही बात ये जो खवातीन के मसाइल और लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे आप, फैसलाबाद में मर्दों के लिए तो कहीं प्लेयर्स के लिए जो है वो ग्राउंड नज़र आएंगे, लेकिन खवातीन के लिए फैसलाबाद में एक भी ग्राउंड नहीं है। जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने जो कहा हो कि इस पे सिर्फ जो है वो खवातीन गेम कर सकती हैं। पहले तो खवातीन को घर से लेके आना मुश्किल होता है, घर से इजाज़त नहीं मिलती। रिसेंटली एक लड़की है जो हमारी नेशनल प्लेयर भी है, साहिब असरा, उसके जो वालिद हैं वो इमाम मस्जिद थे, तो जब वो गेम करने के लिए आती थी तो वो तनकीद करते थे लोग उसके वालिद को कि आप इमाम मस्जिद हैं और आपकी बेटी जो है वो जाती है गेम करने, मतलब मुख्तलिफ बातें जो एक होती हैं उसकी तरफ लेके जाते थे। तो जब वो नेशनल जीत के आई और इंटरनेशनल भी वो खेल के आई तो फिर वही रिश्तेदार और वही अजीज जो हैं वो उनको मुबारकबाद देते थे और कहते थे कि आपकी वजह से हमारे शहर का नाम, हमारी फैमिली का नाम जो है वो इस बच्ची की वजह से जो है वो रोशन हुआ। देखिए, आप जब तक बच्चों को या लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेंगे वो किस तरीके से आगे जाएंगे। आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कहाँ पे बैठा हुआ है, उनको क्यों नजर नहीं आता? तो हॉकी के खेल की तरफ रुझान नहीं है, हमारा जो मीडिया है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। इसके लिए बाकायदा तौर प्रोग्राम बनने शुरू हो जाते हैं PSL के लिए और मुख्तलिफ गेम्स के लिए। हॉकी को क्यों नहीं प्रमोट करते हम लोग? हमारा कौमी खेल है, फुटबॉल की तरफ क्यों नहीं दे रहे? हमारा खेल दुनिया में फुटबॉल, सबसे ज्यादा खेल जो खेला जाता है वो फुटबॉल खेला जाता है। तो फुटबॉल जो है वो हम आज तक कभी जिंदगी में, जब तक हमारा पाकिस्तान बना है, कभी हम जो है वर्ल्ड कप में नहीं आए, हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेल सकी। इंटरनेशनल टूर तो करती होगी, छोटे मोटे जो ममालिक है वहाँ से खेलती होगी, लेकिन जो फुटबॉल है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में खेला जाता है। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे सिर्फ खेला ही फुटबॉल जाता है और खेल खेला ही नहीं जाता। तो आप हमारी खेलने, सिर्फ खेल का, हमारे ग्राउंड कम नहीं हो रहे, हमारे प्लेयर भी कम हो रहे हैं, हमारे प्लेयर नजर नहीं आ रहे। वही 4 चेहरे, वही 5 चेहरे, उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं अब क्रिकेट की बात करूं तो वहां पे भी आप सिफारिश के बगैर नहीं खेल रहे। हमारे फैसलाबाद का बहुत ही टॉप प्लेयर बॉलर है असद रजा, उसने रीजन में टॉप किया, सेंट्रल पंजाब में टॉप 10 में आया, टॉप 5 में आया। आज कैद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान PCB की सबसे बड़ी लीग,
उसको नहीं खिलाया गया। ये सलूक है ना, फिर वो बच्चा दिल बर्दाश्त हो गया, फिर वही काम करेगा, किसी जगह पे नौकरी करेगा, वो अपना खेल छोड़ देगा। एक तो आप पहले ही घर से कमजोर है, और जब आपको आगे सपोर्ट नहीं, मेरी इतना अच्छा खेल करने के पेश करने के बावजूद आपको नहीं कोई आगे लेके जा रहा, तो सारी बात है वो छोड़ देंगे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जितनी भी खेलों का बेड़ा गर्क जो है वो अभी तक किया हुआ है, अगर इसको कंट्रोल ना किया तो ये वक्त फिर दूसरी साइड पे चला जाएगा और प्लेयर हमारे पास बहुत कम रह जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बताएं, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? हाँ जी मैडम, ये मैं आपका प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड की स्पोर्ट्स की सूरत हाल के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं तो इस सिलसिले में यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ता है कि प्लेयर्स आके खेले, उनको वहाँ पे सहूलियात मिले, अच्छी माहौल मिले, यानी कि इंडोर फैसिलिटीज भी हो, आउटडोर फैसिलिटीज भी हो। तो जैसे ये क्रीसेंट कम्प्लेक्स का कह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोई बात है, कम तवज्जो की वजह से सारी बर्बादी फैल जाती है। तो जो है वो तो फिर गलत राहों पे ही जाएंगे ना नौजवान नस्ल जो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। उम्मीद होगी कि आज के शो से जो लोग कुछ सीख सकते हैं वो ज़रूर सीखें, और जो लोग कुछ कर सकते हैं इन मामलात के बारे में वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाएं और बेहतर करने की कोशिश करें चीज़ों को। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी आज हमारे फर्स्ट हाफ में स्पोर्ट्स के हवाले से बात हुई, पेट्रोलियम प्राइसेस की भी हमने बात की एंड कोशिश की कि ब्रेक डाउन करें कहाँ पर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज हफ्ते की रैली जो है जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फिर से महंगा होता दिखाई दिया है, 399 रुपये फी किलो हो चुका है, 6 रुपये किलो बढ़ते हुए मुल्क की तारीख में बुलंदियां जो है वो छूता दिखाई दे रहा है और आम आदमी की पहुंच से सस्ता प्रोटीन दूर होता जा रहा है। अंडे बात करें तो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 2 रुपये दर्जन महंगे होते हुए 240 से 242 रुपये दर्जन हो गए हैं। सब्जियों में आज कुछ कमी देखी जा रही है। आलू का छिलका 3 रुपये सस्ता हुआ 88 से 85, टमाटर 3 रुपये किलो महंगे हुए 142 से 145, अदरक चाइना 5 रुपये सस्ता हुआ 245 से 240, लहसुन देसी 5 रुपये सस्ता हुआ 215 से 210, फूल गोभी 5 रुपये सस्ती हुई 105 से 100 रुपये, बंद गोभी 5 रुपये सस्ती हुई 95 से 90, भिंडी तोरी 5 रुपये सस्ती हुई 195 से 190, करेला 5 रुपये सस्ता हुआ 105 से 100 रुपये पे आया है। गाजर 10 रुपये सस्ते हुई है 75 से 65 पे आई है। अगर फलों में बात करें तो बदलाव देखा जा रहा है। सेब काला कुल्लू 200 पे है, सेब गाचा 180 पे है, केला 6 रुपये दर्जन महंगा हुआ है 90 से 96 रुपये दर्जन हो गया है। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये सस्ता हुआ है 300 से 290 हो गया है। अंगूर टॉफी 20 रुपये सस्ता होते हुए 250 से 230 पे आया है, जबकि अनार कंधारी 50 रुपये किलो महंगा हुआ है 150 से 200 रुपये किलो पे चले गया। कीमतों में फ्लक्चुएशन है, लेकिन आज सब्जियां आवाम के लिए सस्ता प्रोटीन महंगा, लेकिन ताल अभी तक ओवरऑल कमोडिटीज जिक्र करें तो चीजें ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। जिस तरह बिलाल बता रहे थे आज मार्केट में रेट्स कुछ इस तरह के होंगे जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इवन दो कुछ बेहतर चेंजेस शायद आने वाले वक्त में हमें नजर आए, बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें नजर आए, लेकिन ये प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। ये आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा कि क्या कोई एक्चुअली में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगी या नहीं आएगी, या फिर अब हमको इसी तरह से चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे इस सेगमेंट में हमारी कोशिश है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पूरी होनी चाहिए। कोई भी आपको अगर ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ओवर चार्ज करने की कोशिश करते हैं, लाजमी तौर पे आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या रेट्स हैं और क्या रेट्स एक्चुअली में सेट किए गए हैं। आपको लगता है कहीं पर आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है, कोई मिस यूज़ कर रहा है कि लोगों को नहीं पता, लाजमी तौर पर उनको रिपोर्ट करें और अपना अच्छे शहरी होने का, पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करें। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि हमारे नेक्स्ट जो सेक्शन है शो का उसके दौरान स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, लेकिन कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहाँ पर एक तरफ हम स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं, हमारी हमेशा यही कोशिश रही है हमारे प्लेटफॉर्म की,
वहाँ पर कुछ ट्रेंड्स इस तरह के सेट हो जाते हैं स्पोर्ट्स में कई दफ़ा, जो कि एक्चुअली में प्लेयर्स के लिए हार्मफुल होते हैं। और जब प्लेयर हमारा खतरे में है तो आई थिंक हम सबको परेशान होने की ज़रूरत है। तो उस पर भी लाजमी तौर पे बात करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इनकरेज करें उन लोगों को जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं, कि वो लाजमी तौर पे कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकती है। और यही हमारी कोशिश होगी। आज के शो में तो बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो जी मोहम्मद तैयब गिलानी साहब हमारे साथ हैं। आलमी कबड्डी इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर भी हैं और कबड्डी कोच भी हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद सरवर बट साहब भी मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सर्कल कबड्डी फेडरेशन है। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलू होते हैं। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहता है। आई थिंक हर इंसान की ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को हासिल करने का, कहीं पहुंचने का कंपटीशन जोश या जज्बा नहीं है तो एक्चुअली में आपकी लाइफ में पर्पस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जहां पर वो ज़रूरी है उसी को पॉजिटिवली लेकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस प्रोसेस के अंदर खुद को हार्म करें, अपनी सोसाइटी को हार्म करें, कुछ इस तरह के ट्रेंड्स को प्रमोट करें जो कि लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और प्लेयर्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं, बच्चों के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, तो वो भी अपनी बड़ी बुरी बात होगी। तैयब साहब, जहाँ पर आप देखते हैं जो ये स्टेरॉइड्स का, ये ड्रग यूजेज का जो आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इनफैक्ट बहुत कुछ प्लेयर्स भी हैं कबड्डी के जो कि अपनी जान गंवा बैठे, और उन फैमिलीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जिन्होंने अपने आप अपने बच्चे को इतने प्यार से पालते हो, इतने ख्वाब होते हैं आपके उनके साथ एसोसिएटेड, और वो तो एक आम जिंदगी, बस वो उठ के आपको सलाम कर देते हैं। तो आई थिंक हमारे माँ बाप तो वैसे खुश हो जाते हैं चाहे कुटते। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि कबड्डी जैसे खेल में आ गया है और प्लेयर्स स्टेरॉइड्स की तरफ, ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं? बात में ये बड़े अच्छे आज टॉपिक का आपने इंतखाब किया है, क्योंकि ये जो है ड्रग्स की लानत जो है ये स्पोर्ट्स में बहुत तेजी से फैली है। इससे पहले हमारे कुछ जो थे रेसलर और बॉक्सर्स भी इसकी नज़र बने। हाल ही में हमारे पाकिस्तान की कबड्डी के जो स्टार खिलाड़ी हैं वो इसका शिकार बन चुके हैं, और बहुत ज़्यादा यंगस्टर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया के कोने कोने में जाके बुलंद किया था, और वो इसकी शिकार हो चुके हैं। और ये स्टीरॉइड्स और ड्रग जो हैं, ये लोग जो इनको इस्तेमाल करते हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएं, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जब पहले तो शुरू में खिलाड़ी ये मैच खेलने के लिए, मैच के दौरान, कंपटीशन के दौरान इस्तेमाल करते थे, अब वो स्टीरॉइड और वो ड्रग इंसान के, खिलाड़ी के जिस्म में इस तरह सराइत कर चुकी है कि वो प्रैक्टिस भी इसके बगैर नहीं कर सकते। तो वो जो प्रैक्टिस में वो इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको पता नहीं होता है कि इसकी डोज क्या है और इंसान ममनू चीज़ क्या है और किस डोज तक इसको इस्तेमाल करना है। तो वो अनएजुकेटेड होने की वजह से इसका डोज, हैवी डोज जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका फौरी तौर पे रिजेक्शन होता है। उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी स्टार हमारे जो हैं ज़ाया हो चुके हैं। हालांकि इस समय हमने मुख्तलिफ सेमिनार्स भी करवाए हैं। इसी जून में हमने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक टेक्निकल ऑफिशियल कोर्स करवाया था, उसमें माहिरीन को बुलाया था और उसमें उन्होंने इसकी ड्रग की जो है नुकसानात के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी थी, लेकिन बदकिस्मती से हम इसको अभी ख़त्म नहीं कर सके। ये आस्ता आस्ता हमारे जो नौजवान खिलाड़ियों में वो सराहियत कर चुकी है, और ये लानत हमें हमारे हमसाया मुल्क से मिली थी, क्योंकि उधर से ये इधर शिफ्ट हुई थी पाकिस्तान में। ये इलीगली इस टाइम पे ये आ रही है, या जिस तरह से स्मगल की जा रही है, ये स्मगल की जा रही है या इलीगली जो आ रही है, फिर इसको जो इस्तेमाल है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले शुरू में जो हम देखते थे ना, इसके बड़े कंपटीशन होते थे, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के कंपटीशन होते थे, तो उसमें ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब मैंने देखा है कि जो हमारे क्लब्स लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीजन तहसील लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें भी ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं उस तरफ जा चुके हैं। वो भी कंपटीशन मुकाबले में जाने से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती की बात है कि उनके ज़हन में ये चीज़ सरायत कर चुकी है
कि हम अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। हालांकि ये सरासर गलत है। इससे पहले जो हिस्ट्री है कबड्डी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जो लोग 25-25, 30-30 साल लगातार कबड्डी खेले हैं, बहुत बड़े नाम हैं उसमें फैसलाबाद के, जिन्होंने कबड्डी इतनी लंबी खेली है और जेन्युइन जो थी कुदरती खुराक, नेचुरल जो खुराक थी उस पर खेली है। तो मैं हमारी तो नौजवान खिलाड़ियों को यही गुजारिश है कि इस लानत से बचें। जिस तरह आपके जो कायदीन हैं, आपके जो हीरो हैं, जिन्होंने इतनी लंबी कबड्डी बगैर इन चीज़ों के खेली, उस वक्त ये होती भी नहीं थी, अपनी प्रैक्टिस पे और अपनी जो कुदरती खुराक सी, कुदरती ग़िज़ा इस्तेमाल करके उन्होंने खेली है, तो उनका नाम तारीख में आज भी जिंदा है। सरवर साहब, आपका क्या ओपिनियन है ड्रग यूजेज के हवाले से और कितना खतरनाक है हमारे नौजवान प्लेयर्स के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी रीत को बरकरार रखते हुए अब मुझे चांस दिया, क्योंकि सिटी 41 हमेशा स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम करता है। बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन मेरी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं हमारे खेलते हैं, जैसे 2013 में 14 में वर्ल्ड कप में इंडिया में टीम में लेके गया था, तो वहाँ पे डोप टेस्ट होते हैं। तो हमने अपने इन बच्चों को ना सिर्फ वहाँ पे साइकेट्रिस्ट रखे हुए थे जो उनको मेंटली प्रिपेयर करते थे, इसके साथ साथ डॉक्टर्स साहिबान थे या फीमेल्स की टीम थी, उनके साथ भी सेम ही पोजीशन थी, हम उन्हें लेक्चर देते थे, क्योंकि ये एक आर्थिक तौर पे ये आप पावर को इन्हांस कर सकते हैं और वक्ती तौर पे आप परफॉर्मेंस को अपनी को बेहतर कर सकते हैं। बदकिस्मती से जो इससे पहले फेडरेशन जो दोनों कबड्डियों, बेसिकली दो तरह की कबड्डी है, एक सर्कल स्टाइल कबड्डी और एक एशियन स्टाइल कबड्डी, और दोनों में ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बॉटम पे है। एशियन स्टाइल कबड्डी में हम चौथे नंबर पे हैं, कोरिया बांग्लादेश से भी हार रहे हैं। तो मैं ये एफर्ट कर रहा था कि चूंकि इन दोनों खेलों में सिर्फ नाम कबड्डी ही कॉमन है, बाकी तो कोई चीज़ कॉमन नहीं, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, ग्राउंड, ए टू जी हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो उस एफर्ट को करते करते मुझे 22 साल लग गए, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपना पावर और इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए स्पोर्ट्स में भी उनका मतलब सत्यानाश कर रहे हैं स्पोर्ट्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली पिछले 6 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने ऑर्डर फरमाया, और उस पर फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो सर्कल कबड्डी है उसको अलग से एफिलिएशन दे दी, और जो एशियन स्टाइल कबड्डी है उसको अलग से मतलब वो तो अपना काम करेंगे। उससे बेहतरी ये होगी कि दोनों खेलों में एशियन स्टाइल कबड्डी वाले अपने गेम पे काम करेंगे, उसमें भी पाकिस्तान का माशाल्लाह इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, और सर्कल स्टाइल जो कि आज तक पाकिस्तान के कौमी खेलों में भी शामिल नहीं हो सकी है। तो मेरी कोशिश ये भी है, अदालत से मैंने ऑनरेबल कोर्ट से ये भी सदा की थी कि इसको पाकिस्तान के कौमी खेलों में शामिल किया जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर हो चुका हुआ है। और अब सर्कल स्टाइल फर्स्ट टाइम जो है कि पाकिस्तान के कौमी खेल होंगे उसमें ये खेली जाएगी, जो कि बिफोर पार्टीशन खेली जा रही है गेम। उसके साथ साथ इंशाल्लाह ये 2023 में जो पाकिस्तान में सैफ गेम हो रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला सर्कल स्टाइल कबड्डी जाएगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो आएँ। अब लीग खेलने के लिए कनाडा, इंग्लैंड में इंडिया से हर साल 250-300 बच्चा जाता है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान से गुलाम अब्बास भट्ट और हमाद जावेद जंजुआ जाते होते थे। फिर गुलाम अब्बास भट्ट जो 13 साल कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान टीम के और 6 दफा के वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर रहे हैं, उनकी एफर्ट और कोशिश की वजह से स्टेप बाय स्टेप अब लड़के मेरे जो हैं वो माशाल्लाह इंग्लैंड भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के कनाडा भी खेल रहे हैं, यूरोप में भी वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ऐसे ही अब हम जो गैर मुल्की टीमें हैं, जैसे अभी रात ही मेरी नॉर्वे बात हो रही थी, उनकी जो वहाँ पे जो मतलब नॉर्वे के सिटीजन हैं वो भी कबड्डी खेल रहे हैं सर्कल स्टाइल, और स्कूल लेवल से शुरू की गई है, उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं। अब आपने बात की थी ड्रग्स की। ड्रग्स बेसिकली
इंतहाई खतरनाक चीज़ है और बच्चे जो हैं वो ये चाहते हैं कि वक्ती तौर पे उनको पावर मिल जाए और वो अपनी परफॉर्मेंस एज मिल जाए और दूसरे प्लेयर्स से ज्यादा बेहतर हाँ जी, लेकिन आफ्टर ऑल उसका रिजल्ट जो है वो बुरा होता है। इंडिया में आप देखें हर चोले जैसे खिलाड़ी जो स्टार थे ऐसे ही फौत हो गए, और पाकिस्तान में भी जो बच्चे ये ले रहे हैं वो उनकी फिर गेम 1-1.5 साल रह जाती है कि 2 साल मैक्सिमम खेल देंगे। यानी कि एक टाइम लिमिट होती है एक्चुअली में, इट्स नॉट लाइक कि आप उसको मेंटेन कर पाते हैं उस लीड को, देयर इज अ ड्रॉबैक टू इट। यस ऑब्वियसली होता ये है कि मतलब आप सपोज आधी गोली ले रहे हैं और उससे आप परफॉर्म कर रहे हैं, नेक्स्ट 1-2 महीने बाद फिर आपको पूरी गोली खानी पड़ेगी, फिर 1.5 गोली करनी पड़ेगी, फिर 2 करनी पड़ेगी, कर लेते हैं जैसे आप। हाँ जी हाँ जी, तो वो मतलब मेडिसिन जो है वो फिर अपना उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, और चूंकि ये इलीगल है इसलिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते बच्चे, वो सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, तो उससे उनका अपना ही नुकसान है और फिर उनकी फैमिली सफर करती हैं। अब कबड्डी का खिलाड़ी एक बनने के लिए कोई एक आसान नहीं है, काफी एक्सपेंसिव गेम है। मतलब एक प्लेयर के लिए डेली का 4 से 5 हज़ार रुपये सिर्फ उसकी डाइट पे ही लगते हैं, जो फूड वो लेता है, जूसीज हैं, दूध है, मीट है, व्हाटएवर जो भी है, और फिर ट्रेनिंग करनी है उसने, तो 4 से 5 हज़ार रुपये। अब 16, 17 साल 18 साल की उम्र में बच्चे अपनी पीक पे होते हैं, खेलना शुरू करते हैं तो 10, 12 साल 13 साल, और जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिस पे ही जिन्होंने किए वो 20-20 साल 22-22 साल भी उन्होंने अच्छे तरीके के साथ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं तो इन बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी पूरे पाकिस्तान के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, हमारे हीरो हैं कौम के और असासा हैं पाकिस्तान का, उनको ये चाहिए कि वो अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें बिफोर मैच और आफ्टर मैच, और जो बच्चा भी कोई डोप टेस्ट पॉजिटिव हुआ और को इंशाल्लाह ताला सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, कोई उसमें माफी नहीं होगी, क्योंकि एक बच्चे को सजा देंगे ना जी तो बाकी सारे सुधर जाएंगे। जस्टिस और इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारे पाकिस्तान का असासा है, और अगर ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है, जैसा कि माजी में होता रहा है। एंड आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारी डिफरेंट चीजें, आई कम्प्लीटली अग्री, एंड आई थिंक जिंदगी से और कुछ नहीं होता। आप जिंदा हैं तो सब कुछ है, अगर आप अपनी जान को रिस्क करें किसी भी चीज के लिए तो इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट, किसी भी चीज के लिए नहीं। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, स्पेशली बात कर रहे थे ड्रग यूसेज एंड मिस यूज की, जो कि इस वक्त कबड्डी में मौजूद है। डिफरेंट प्लेयर्स को एंड आई थिंक नॉलेज नहीं होती है, ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, एंड उसी की बेसिस के ऊपर उनको इस तरह की चीज़ों के ऊपर लगा दिया जाता है, एडिक्शन की तरफ लेकर जाया जाता है और कहा जाता है कि शायद आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज़ वर्थ इट। आप अगर अपनी ज़िंदगी को रिस्क कर रहे हैं, किसी भी तरह के ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए, तो सूनर और लेटर आपको उसको फेस करना पड़ेगा। आपको उसकी वजह से हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के हवाले से डिफरेंट डिजीजेज आपको हो सकती है, और आपकी गेम जहां पे हो सकता है शॉर्ट टर्म में इंप्रूव हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको इतना बुरी हालात में ले आए, या इतनी बुरी आपकी फिजिकल हेल्थ हो जाए कि आपको कंप्लीटली गेम ही छोड़नी पड़ जाए। आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हम सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और हमारा काम है आपको आगाह करना, और उसके बाद सही फैसला आप लोगों ने खुद अपने लिए करना होता है कि आप किस रास्ते को चूज़ करना चाहते हैं, आप फेयर खेलना चाहते हैं, या फिर आप इस तरह के जो शॉर्ट टर्म तरीके हैं उनकी तरफ जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम कबड्डी में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तेब साहब, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कबड्डी में मौजूद हैं? जो नौजवान प्लेयर्स हैं, इंटरेस्टेड हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं? फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करें, फैसलाबाद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कबड्डी का एक हब है। पाकिस्तान की मौजूदा 14 रुकनी टीम में से 12 खिलाड़ियों का तल्लुक फैसलाबाद से है। ये सारे फैसलाबाद के लोगों की मेहनत, फैसलाबाद के कोचेज, एकेडमीज जो लोग चला रहे हैं नेशन स्टेज पे, वो है। अब बाकी अपॉर्चुनिटी की बात है, जो बच्चे स्कूल लेवल पे खेलना चाहते हैं, अब तो बदकिस्मती से स्कूलों में गेमें बंद हो गई हैं सारी, और कबड्डी भी स्कूलों में नहीं हो रही। पहले किसी ज़माने में ये होता था कि जो लोग बच्चे स्कूल में पढ़ते होते थे ना, उनका स्टेप, उनका वजीफा जो है ना, वो पाकिस्तान वापडा, रेलवे, पुलिस,
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पुलिस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से लग जाता था, क्योंकि वो अभी अंडर एज होते थे। जब वो एज उनकी कंप्लीट होती थी 18 साल से ज़्यादा, तो फिर वो बाकायदा महकमे का हिस्सा बन जाते थे। अब स्कूलों में ये गेम ख़त्म हो गई है, अब तो सिर्फ डिपार्टमेंट हैं जो इसको ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ी को जो ना पहले एक ज़माने में बात होती थी पंजाबी में, कौडी दा मुल कौडी, अब वो बात नहीं रही। अब कबड्डी का मोल जो है रेट करोड़ों में जाता है। एक खिलाड़ी जो हमारे बैरून मुल्क खेलने जाते हैं कम से कम 40, 50, 60 लाख रुपए तक भी 3-3 माह 2-2, 3-3 माह का लेके आते हैं। तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हमारे जो रिसेंटली जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जाके, उनके लिए है। फिर डिपार्टमेंट में आप पाकिस्तान वार्डा में 18वें स्केल तक कबड्डी के खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स में चीफ वारंट अफसर तक कबड्डी के खिलाड़ी हैं, और पुलिस में मौजूदा पुलिस में इस वक्त डीएसपी और एसपी लेवल तक भी कबड्डी के खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। अगर ये जेन्युइन तरीके से अपनी मेहनत करें और इन चीज़ों से बचें, ये जो ड्रग है, ये नशे वाली चीज़ें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह हम खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इसका खिलाड़ियों को नहीं जिम्मेदार ठहराता, मैं उसकी जो ऑर्गेनाइजर हैं और जो उनके कोचेज हैं या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं, उनको भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूं, जो कि खिलाड़ियों को इस तरफ लेके आते हैं कि आप ये यूज करोगे तो जल्दी ऊपर जाओगे। खिलाड़ी बेसिकली एक रॉ मटीरियल होता है, उनके ज़हन में ऐसी चीजें नहीं होती शुरू में जब उसकी डाली जाती हैं। दूसरा ये क्यों हुआ कि पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड था कि 2 या 3 दिन का एक टूर्नामेंट होता था, डेली खिलाड़ी 1 मैचेस खेलते थे। जब ये बैरून मुमालिक गए खेलने, तो एक दिन में को 4 या 4 से 5 मैच एक खिलाड़ी को खेलने पड़ते हैं। तो इस वजह से वो उनकी जो थकावट होती थी, वो स्टेमिना लूज होता था, इसको वो मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करवाते थे। तो ये अच्छी नहीं है, बहुत बुरी बात है। खिलाड़ियों को खुद भी बचना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनके कोचेज हैं, उनके ट्रेनी हैं, उनको भी खिलाड़ियों को एजुकेट करना चाहिए कि बेटा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ममनू है। और नौजवानों को अगर आप किस चीज़ से उनको बचना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपके कोच हैं या आपने किसी नए जिम ट्रेनर के साथ काम करना शुरू किया है, और वो आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फलां गोली जो है आप अगर खाओ, आपकी जो है एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये या फिर कोई इंजेक्शन आपको वो ऑफर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरी पर्सनल नॉलेज नहीं है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस पर क्लैरिटी हमें दें। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद शाह बोल रहा हूँ पत्तोकी से। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, और सबके लिए मेरा बहुत सारा सलाम, और पत्तोकी के खूबसूरत फूल आप सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का भी। पत्तोकी में मौसम बड़ा अच्छा होता जा रहा है, गर्मी का जोर टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कबड्डी की। हमारा एक काफी विरसा है कबड्डी, और कबड्डी जो है हमारे रूरल एरिया में खासतौर बड़ी खेली जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कबड्डी जो है ना, इसकी जो शौकीन है या पहलवान है, उनमें बहुत कमी आती जा रही है। और क्रिकेट में और दूसरी गेमों ने कबड्डी पे हैवी हो गई है। अब कबड्डी जो है गवर्नमेंट पे फोकस क्यों नहीं कर रही कि कबड्डी का जो एक सिस्टम है, इसको बहाली की तरफ क्यों नहीं ले जा रही? मेरा सवाल है कि कबड्डी क्योंकि मुख्य मेलों, हमारी सकाफत का एक बिल्कुल अहम जुज था, लेकिन इससे हम बहुत दूर कर दिए गए हैं। मैं यहाँ पे सवाल करूंगा कि जहाँ गवर्नमेंट को भी इससे जरूरत है जोर देने की कि हमारे इलाकाई जो नौजवान है, जो पहलवानी का शौक रखते हैं, जो इस तरह की गेम्स में शिरकत करते थे, और वो बड़े शौको चबंद और पहलवानी का जज्बा रखने वाले जो नौजवान है, वो भी मध्यम पड़ गए हैं, क्योंकि उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता कबड्डी में जितना क्रिकेट में दूसरी गेमों में सपोर्ट किया जा रहा है। और मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में गवर्नमेंट से भी मेरी भी अपील है, और आप लोग भी अपील करें, गवर्नमेंट जो है अर्बन और रूरल, अर्बन के साथ साथ खासकर रूरल एरियाज में इस कबड्डी की गेम को फरोग दे, और यूनियन काउंसिल की सतह पे और तहसील की सतह पे इस गेम को जो है ना बहाल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर जो कि हमारे साथ मौजूद थे, बात की उन्होंने डिफरेंट इश्यूज की जो कि एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज के बारे में मेंशन किया उन्होंने, जहां पर एक वक्त में बहुत ज़्यादा कबड्डी खेली जाती थी। एंड आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इंटरनेशनली अभी भी कबड्डी बहुत पॉपुलर है, बट वही बात की क्या वो रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्या हम एक्चुअली में ग्राउंड लेवल से प्लेयर्स को ऊपर लेकर आ रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरवर साहब, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, साजिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है
कि हमारा जो एक नाम था कबड्डी में पाकिस्तान का, वो बिल्कुल नीचे चला गया। इसी वजह से जो एक्चुअली मेरी बात की उन्होंने तायद की है, जो मैंने फाइट की है 12-13 साल 2008 से लेके और ऑनवर्ड, और उससे पहले की जो एफर्ट है, बेसिकली जब एक फेडरेशन दोनों स्टाइल पे काबिज होगी तो वो ना उधर काम कर सकेंगे ना इधर काम कर सकेंगे। साजिद साहब ने जो बात की है कि मोस्टली प्लेयर जो थे या इवन ऑफिशियल जो हैं वो इलिटरेट हैं, उनको इतना कोई नॉलेज नहीं है, तालीम नहीं है, और जिस कौम में तालीम ना हो किसी भी फील्ड में वो ऊपर नहीं जा सकती है। तो खिलाड़ियों के लिए तो ये चले, ये आप उसके इस्तिस्ना समझ लें कि वो थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन बाशऊर लोग होते हैं, ये इनको समझाने की जरूरत है। अब रिसेंटली जो हाई अप जो है, जिस तरह इन्होंने बात की है, जब हाई अप से इलीगल काम करेंगे, 2020 में एक जो साबका फेडरेशन थी, उन्होंने एक वर्ल्ड कप के नाम से यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया। 60 खिलाड़ी इंडिया से मंगवा के और यहां पे लोगों को शो कर दिया कि ये कनाडा की टीम है, ये अमेरिका की टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये इंग्लैंड की टीम है। स्वाय सेरा लियोन और ईरान की टीम के और अजरबैजान की टीम के बाकी टीमें इंडिया से लड़के इंपोर्ट किए, और वो भी इलीगल। उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने बात की, ये तो हमारी टीम ही नहीं है, इन्होंने इंडियन झंडा और जर्सी क्यों इस्तेमाल की। जब पाकिस्तान में जबकि ये डंडोरा पीटा गया कि ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये इंडिया की टीम आ गई, ये कनाडा की टीम आ गई, वो सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। मैंने हाई अप्स को लिखा हुआ है और इंशाल्लाह ताला उस पर इंक्वायरी होगी। जब ऑफिशियल जो हैं अपने पैसे में करोड़ों रुपए की उसमें कुर्द-बुर्द की गई है, इंशाल्लाह ताला वो अपने कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेंगे। अब मेरी बात है, मैं इंशाल्लाह ताला स्कूल लेवल में अल्लाह के फजल से कोशिश करूंगा कि स्कूल लेवल में कबड्डी खेली जाए, सर्कल स्टाइल कबड्डी जो है, कॉलेजेस में कबड्डी बहाल हो, टीमें हो। मतलब हमारे तो ये 50-60 प्लेयर हैं, उनमें से पाकिस्तान की टीम बनती है, और कंपैरिजन करते हैं हम इंडिया का, सिर्फ इंडियन पंजाब में 60 से 70 एकेडमीज मौजूद हैं, जहां पे 2-2, 250-250 लड़का एक एकेडमी में प्रैक्टिस करता है, और उनको कोई ना कोई बाहर से जो है फंडिंग कर रहा होता है। मतलब कोई सिख है, सरदार भाई है, वो बाहर से उनको फंडिंग करता है। हमारे यहाँ पे एक ये भी फैक्टर है, जो अरबाब इख्तियार हैं। जब मैं 2013-14 में टीम लेके गया तो मैं ऑन ओथ कह रहा हूं कि जो उस वक्त स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के लोग थे, उन्होंने खिलाड़ियों की डेलियां तक खा ली, ऑफिशियल्स की डेलियां तक खा ली, इतने ये करप्ट लोग हैं, और आगे का हवा बिगड़ा हुआ है, मिले हुए हैं सारे लोग। अब मतलब इंडिया की जो एकेडमी है वहां पे दूसरी बात इधर आ जाती है स्पॉन्सर्स की। हमारे पास मतलब छोटे से छोटा कबड्डी का मैच करवा लें 10-15 हज़ार, भी रिसेंटली येस्टरडे नाइट मैच था तो वहां पे तकरीबन 20-22 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे, वो शोहदा पुलिस कबड्डी मैच हुआ था। इतना ज्यादा इसका वेवर्स है, और फिर ना सिर्फ सोशल मीडिया आ गया, जदीद टेक्नोलॉजी, यानी कि करप्शन बेसिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी स्ट्रक्चर में जो इश्यूज हैं उसको लेकर। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, कबड्डी के हवाले से बात की, जहां पर हर चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वहां पर नेगेटिव भी होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर चीज़ को हाईलाइट करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, और जो भी सच्चाई है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, और उसमें कोई झूठ नहीं होता, उसमें कोई साइड्स नहीं होती, हम बायस नहीं होते। हमारी कोशिश होती है आपको आगाह करना, आपको अवेयर रखना। किसी को क्रिटिसाइज करने से हमें कुछ नहीं मिलता, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा ज़रूरी होता है हमारे लिए, कई दफ़ा एज पीपल, एज इंडिविजुअल्स, और कई दफ़ा इदारों के लिए, मुल्क के लिए कई दफ़ा ज़रूरी होता है। अगर हम खुद को बेहतर करना नहीं चाहेंगे, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमें कोई खराबी है, तो हम कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बदलाव की, बेहतरी की शुरुआत ही एक्चुअली में एक्सेप्टेंस से होती है। अगर आप डिनाइल में है कि कोई मसला ही नहीं है, तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा हमेशा। तो कोशिश करें कि जहां पर अपने ऐब हैं, अपनी खराबियां हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। वहां पर जहां पर इदारों में, हमारे सिस्टम में जहां पर खराबियां हैं, उनको भी उतने ही फख्र के साथ और इस कोशिश के साथ, इस इरादे के साथ एक्सेप्ट करें कि इनको हम बदल के रहेंगे, और हमें कोई कमी नहीं कि हम इसको बदल नहीं सकते। तो लाजमी तौर पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं कबड्डी
के हवाले से हमने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया। और इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएं, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। फजल आप गुजर बात कर रहा हूँ जी, इंटरनेशनल कबड्डी अंपायर। जी जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरे दो सवाल है जी, एक तैयब गिलानी साहब के हवाले से और दूसरा सरवर भट्ट साहब के सवाल है दो मेरे। जी बिल्कुल, सुन रहे हैं वो आपकी आवाज। जी तैयब गिलानी साहब से मेरा सवाल है कि गिलानी साहब अभी तक कबड्डी लीग क्यों नहीं मुमकिन हो सकी पाकिस्तान में, जबकि इंडिया में बेशुमार लीग्स हो चुकी है। इवन के टेप बॉल जो गली मोहल्लों में खेली जाती है उसकी लीग भी अब तो टीवी पे चल गई है। तो ये तो एक रेकग्नाइज और पॉपुलर स्पोर्ट्स है, इसकी लीग क्यों नहीं हुई है अभी तक पाकिस्तान में? गिलानी साहब से ये सवाल है। सरवर भट्ट साहब से मेरा ये सवाल है कि आपको अभी रिसेंटली जिम्मेदारी मिली है सर्कल स्टाइल कबड्डी की, तो आप ये ड्रग की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करेंगे? ये सवाल थे जी मेरे दो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ इंटरनेशनल कबड्डी एम्पायर कॉल पर मौजूद थे। ऑफ कोर्स उनकी अपनी एक्सपर्टीज है, नॉलेज है कबड्डी को लेकर। दो सवाल उन्होंने पूछे, स्पेशली उन्होंने पूछा एक मेजर लीग अभी तक पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई है। अगर तेब साहब आपसे ये सवाल था। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। लीग का हमारा बेसिक एग्रीमेंट हो चुका है स्टाफ दी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इस्लामाबाद के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसी साल में या अगले साल के शुरू में ये कबड्डी लीग होगी, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को भरपूर मौका मिलेगा। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया पंजाब और इंडिया हरियाणा से भी खिलाड़ी मंगवा के इन टीमों में शामिल किया जाए। 6 टीम्स उसकी बनेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है लीग के खिलाड़ियों की हो रही है और 6 टीमें बनेंगी। 6 टीमों में हर टीम में 2-2 खिलाड़ी जो है ना वो बैरून मुल्क के खिलाड़ी खेलेंगे। और ये पाकिस्तान की पहली सर्कल स्टाइल कबड्डी लीग होगी, जो कि खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है और शायकीन कबड्डी के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि कमिंग सून बहुत जल्दी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, बल्कि फैसलाबाद में सर्कल स्टाइल की इंटरनेशनल कबड्डी लीग होने जा रही है। बिल्कुल, और आई रियली होप हमारे जो ऑडियंस है वो जो भी कबड्डी में इंटरेस्टेड हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, जो प्लेयर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और बहुत खुशी होती है जब हम अपने प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं। आई थिंक एक दफ़ा फिर हमारे स्पोर्ट्स के रिवाइव होने की ज़रूरत है। ना सिर्फ अब जिस तरह आपने बात की कि वो कनाडा जाते हैं, डिफरेंट मुल्क कंट्रीज़ में जाते हैं एंड वहाँ पर वो अच्छा पे भी किए जाते हैं, उन लीग्स के लिए उनको तैयार भी किया जाता है। तो अपने प्लेयर्स हों, अपनी इतना मतलब पंजाब का खेल हो और पंजाब में ही उसको सही तरह से ना प्रमोट किया जाए, क्यों इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरवर साहब आपसे सवाल था हमारे कॉलर का, क्या इकदाम किए जाएंगे? और आपने पहले बात की थी एक्चुअली थोड़ी सी, बट अगर आप रिपीट कर दें। जी फजलिया गुजर साहब इंटरनेशनल अंपायर हैं और बड़े अच्छे अंपायर हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन किया है ना जी, उसके बारे में मैंने पहले बात की है कि ये बॉटम लाइन से हम शुरू करेंगे। और जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं, तो पहले तो मेरी कोशिश होगी कि उन बच्चों को भी एक स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए ताकि वो इस ड्रग से बचें और क्लियर होके तो दोबारा से अपनी गेम जो ना साफ सुथरी खेल खेलें। और ट्रेनिंग्स देंगे उनको, मेंटली प्रिपेयर करेंगे। साइकेट्रिस्ट हम हायर कर रहे हैं, जैसे हमने 2013-14 के वर्ल्ड कप में रखे थे। इसके बावजूद अगर कोई बच्चा कोई भी हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व पाया गया तो उनके हम टेस्ट वगैरह करवाने के बाद वो क्लियर हो जाता है रिजल्ट, तो उनके लिए फिर माफी कोई नहीं होगी जी। वो कोई भी बच्चा हो, बड़ा स्टार हो कोई या कोई छोटा बच्चा हो, उन पे हम बैन लगाएंगे और उनको वार्निंग देंगे पहले। अगर दोबारा भी ठीक नहीं होते तो फिर उन पे लाइफ बैन भी हो सकता है। अच्छा, और वो प्लेयर्स जो कि अभी ऑफ कोर्स एक स्टेज होती है, आप खेलना शुरू करते हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद आपने शायद किसी छोटी कोई ग्राउंड है वहां पे इंतजामिया खिला रही है, आपने वहां खेलना शुरू किया, तो बड़ी स्टेजेस से गुजर के प्लेयर प्रोबेबली आप तक पहुंचता है या एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचता है। उस पूरे प्रोसेस में किस तरह मेक श्योर किया जा सकता है कि उसके दौरान कोई प्लेयर ना फॉल कर जाए इस एडिक्शन में? जैसे शाह साहब बात कर रहे थे, बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो तो इनोसेंट होते हैं, जो खिलाड़ी ग्राउंड में आते हैं।
जो उनके कोचिज होते हैं वो उनको इस तरफ ले आते हैं कि जी आप ये टैबलेट ले लें तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। इंशाल्लाह ताला हम टेक्निकल कोर्सेज भी करवाएंगे, कोचिज के लिए भी करवाएंगे, ताकि उनको भी इस बात का इल्म और इदराक हो जाए कि हमने मुल्क के लिए बच्चे तैयार करने हैं। कबड्डी का एक खिलाड़ी जो 12 से 13 साल में और करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इस लेवल पे आता है। तो मेरी कोशिश इंशाल्लाह ताला ये होगी कि मैक्सिमम अपनी एफर्ट करूंगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टार हैं, जो पाकिस्तान का असासा है, वो इस साइड पर ना जाए, उनको मैक्सिमम रोका जा सके। क्योंकि अगर ये इस तरह होगा तो बाहर जिस तरह बच्चों की अमवात भी हुई हैं, दूसरे खिलाड़ियों की अमवात हुई हैं, और पाकिस्तान जब ये लीग वगैरह खेलने बाहर जाएंगे, डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसमें ना सिर्फ उस प्लेयर का कैरियर खत्म होगा बल्कि पाकिस्तान की भी बदनामी होगी। एंड जो टीम है ऑफ कोर्स उसका मोरल डाउन होगा, हमारा टीम का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एंड उम्मीद यही होगी कि आगे चलते हुए डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो सके और वन स्टेप एट अ टाइम हम सब ये फैसला करें कि ना तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, और जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखते हैं उनको ना सिर्फ आप मना कर रहे हैं, आप लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि आपको लगता है कि इस तरह पोटेंशियल फॉल कर सकता है, बच्चों को, टीनेजर्स को स्पेशली स्कूल्स में आगाह करें, उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। कबड्डी की बात करें, और क्वाइट ऑनेस्टली कबड्डी पंजाब का खेल है और हमारी ही सरजमीन, हमारी ही मिट्टी से इस खेल की शुरुआत हुई। उसके बाद पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, लेकिन शुरुआत हमेशा अगर हम कबड्डी की बात करें तो वो पंजाब से। एक किताब है जो कि कबड्डी मैदान के हीरे के नाम से है। ये एक्चुअली में मोहम्मद तैयब गिलानी साहब की किताब है, और ये जो हिस्ट्री है कबड्डी की उसके बारे में बात करती है। आई थिंक जिस तरह मैं पहले भी बात की थी, ये किताब है, और मुझे एटलीस्ट इसका कंटेंट बहुत मज़े का लगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत किताब है जो कि आपको अपनापन महसूस कराती है, और कबड्डी किस तरह से हमसे ही शुरू हुई ये भी आपको एहसास दिलाती है। हम समझते हैं, हम खेल देखते हैं दूसरे मुल्कों में, हम कहते हैं क्या बात है, क्या प्लेयर्स हैं या कुछ भी, ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारी ही सरजमीन से इसकी शुरुआत हुई। क्या कहेंगे इस किताब के हवाले? बिल्कुल ही अपना फातिमा, ये किताब जब मैं 2010 में पहली दफ़ा इंडिया में जो वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट हुआ ना, उस पर गया, और उस पर इंडिया का वर्ल्ड कप के बाद मैं 15 दिन उधर ठहरा और मैंने विजिट किया इंडिया के सारे का, उनके बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि क्या है, किस तरह इनकी कबड्डी प्रमोट हुई है। और उसमें इस किताब जो बुक्स लिखी हैं, लिखारियों का बहुत बड़ा किरदार था। उसमें तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो इंडिया में कबड्डी पे बुक्स लिख चुकी हैं, और पाकिस्तान में एक भी नहीं थी। किसी ने आज तक इस पे कलम नहीं उठाई थी, किसी ने ओन नहीं किया था कबड्डी को, ओन नहीं किया था, ना ही किसी ने ये कोशिश की थी कि इसको हिस्ट्री को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो इसको एक बुक की शक्ल में लाया जाए। तो मेरे दिल में ये जज्बा, ये तड़प पैदा हुई कि इंडिया से ज्यादा हमें टैलेंट भी ज्यादा मौजूद है, हमारे खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, और खिलाड़ियों की बहुत बड़ी एक हिस्ट्री रही है, क्यों ना इसको इसमें लाया जाए। तो फिर मैंने ये कोशिश की, आगे तकरीबन 2-3 साल की मेहनत के बाद ये मैं लिखने में कामयाब हुआ। जहां जहां भी पाकिस्तान में कबड्डी के खिलाड़ी थे, कराची से लेकर पेशावर तक, हर किसी के मैं घर गया हूँ, और हर किसी के जो भी इस पहली सतह पे मैंने ये लिखी थी जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। इस किताब में 104 खिलाड़ियों की हिस्ट्री है, और इसमें कबड्डी के कवानीन हैं, इसमें कबड्डी की तारीख है, पाकिस्तान की टीम कहाँ कहाँ किस किस वक्त में गई। और ये इसकी फ्रंट पेज पे जो तस्वीर लगी है, ये मुत्तहिदा पंजाब की टीम होती थी 1932 में। तो इस तस्वीर, हाँ जी, ये इसमें पंजाब की टीम, इसमें हिंदू खिलाड़ी भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। ये नवाब खिजर या टवाना थे उस वक्त, ये स्टेट कालरा के वजीर आला थे, उन्होंने की ये टीम थी। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने ये तस्वीर ढूंढ के इधर लगाई है, ताकि नेक्स्ट जो खिलाड़ी आने वाली है ये एक आइडियल चीज हो। उसके बाद इसके वर्ल्ड कप के बाद मैंने फिर एक दूसरी किताब लिखी है जिसका नाम है फाते आलम कबड्डी। अच्छा, तो उसमें भी नौजवान खिलाड़ियों की हिस्ट्री शामिल की है, जो इनमें नहीं आ सके थे उनको उसमें शामिल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है,
और जहां हमें ये एजाज हासिल था कि हमारी कबड्डी एसोसिएशन ने इवेंट्स कराए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करवाए, एकेडमीज तैयार की, बच्चों को मुलाजमतों के लिए उनके लिए मौके फराहम किए। उसको ये भी एजाज है कि ये 2 कबड्डी की वाहद जो किताबें पाकिस्तान में लिखी गई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी है। क्या बात है। और एक दफ़ा फिर मैं ये किताब आप लोगों को दिखा देती हूँ, कबड्डी मैदान के हीरे, जो कि मोहम्मद तैयब गिलानी साहब की किताब है। और डेफिनेटली गिव इट अ रीड अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते स्पोर्ट्स में। आई थिंक डेफिनेटली अपने मुल्क के बारे में पता होना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत फख्र महसूस होता है हमें। और आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने चाहते हैं। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।